हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे थे, उसमें से हम लोगों ने जो चीज़ देखा अभी तक काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ कि क्या हम लोग कोर ऑफ द चैप्टर में आए हैं, अभी तक नहीं आए। कोर ऑफ द चैप्टर इज मोर इनटू सर्किट प्रॉब्लम्स। अभी तक सर्किट प्रॉब्लम्स में हम लोग आए नहीं हैं इस चैप्टर में। बट एक चीज और बता दो, कैपेसिटर में हम लोगों ने सर्किट प्रॉब्लम्स काफी देखे हैं और उसी का ही एप्लीकेशन डायरेक्टली रेजिस्टेंस में भी होगा। तो जो भी मेथड मैंने सिखाया था पहले, जैसे कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक या तो फिर नोडल एनालिसिस, ये दोनों का दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से मेथड को फिर से डिस्क्राइब करके नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉब्लम्स करूंगा और सॉल्यूशन देखूंगा। कुछ और नया मेथड भी देखेंगे हम लोग जो कि कैपेसिटर में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, ताकि मेरा प्रॉब्लम्स और थोड़ा आसानी से सॉल्व हो। दैट्स ऑल। अब अभी जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग जो लास्ट टॉपिक देखे थे वो था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और करंट डेंसिटी हम लोग देखे थे। तो इस बार हम लोग जाएंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो। तो इसके लिए हम लोग एक कंडक्टर लेंगे जो पहले भी लिया था। इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसका एक लेंथ होगा, और मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ दूंगा और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V और इसके अक्रॉस में भी V आएगा। और जैसे ही मैं एक बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा यहां से लेके यहां तक, और ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। आप लोगों को ये चीज पता है। और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे इधर से इधर मूव करेगा तो करंट ऑब्वियसली इधर से इधर मूव करेगा। दिस इज करंट का डायरेक्शन। ठीक, एक चीज और कि व्हाट इज एन, यहां पे एक चीज और डिफाइन करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर यूनिट वॉल्यूम इतना है। ठीक मुझे ये पता है कि जैसे ही मैं एक बैटरी को लगाऊंगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर एक कंडक्टर का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो मुझे पता है, वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the conductor is given by Vd is equal to, क्या था तुम लोग याद होगा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, E by m into tau। याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन? अगर याद ना भी हो तुम लोग झट से ये याद कर लेना। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स बाय मास जो लग गया, और टी मतलब ताऊ था जो भी रिलैक्सेशन टाइम है। हम लोगों ने ये देखा था रिलेशन, झट से याद करने के लिए। ठीक, अच्छा हम लोग एक चीज और जानते हैं इससे कि व्हाट विल बी V विल बी E इंटू L, और E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V बाई L लिख सकता हूं। यानी पुटिंग दिस वैल्यू हियर, Vd इज इक्वल टू E को हटा देते हैं, V बाई L m टाउ, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, मार्किट 1। अब मुझे एक रिलेशन और भी पता है जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाले थे, द रिलेशन बिटवीन
current and drift velocity. So relation again we know I is equal to NEA VD. NEA VD. So putting the value of VD, मतलब drift velocity, putting the value of drift velocity in this equation, what we get? I is equal to NEA और VD की जगह पे आ जाएगा और एक E V M L tau. L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो इसको ऊपर में मैं रब कर रहा हूं. इधर देखो तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो N E स्क्वायर, E 2 था, A नीचे M बाई L और क्या है? V और क्या है? ताउ. ठीक. अगर मैं देखूं तो V बाई I, मतलब I को इधर ला रहा हूं और बाकी चीज को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो इधर हो जाएगा ML N E स्क्वायर A ताउ. वेट. हाँ, क्लियर? ये V बाई आई क्या है? तुम देखो ये जो V बाई आई है ये डिपेंड किसके किसके ऊपर कर रहा है? फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर ये सारे चीजें जो है, जैसे कि मास m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट. फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर मतलब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा उसका. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर उसका ताऊ भी कांस्टेंट रिलैक्सेशन टाइम होगा. तो दिस V by I is a constant. This V by I is a constant is equal to constant known as constant R लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, known as the resistance of the conductor. Resistance of the conductor. तो therefore हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि resistance इक्वल टू ML N E स्क्वायर A था. अगेन हम लोगों को पता है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई A. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3, कंपेयरिंग 2 and 3, तो मुझे रो का वैल्यू मिल रहा है, रो का वैल्यू मुझे मिल रहा है M N E स्क्वायर था. And what is rho? Rho is nothing but resistivity of the conductor. जो कंडक्टर लिया है उसका रेजिस्टिविटी है. और ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास जो कि चेंज नहीं होने वाला, E जो कि चेंज नहीं होने वाला कभी भी, बट N और ताउ डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, हम लोग देखते हैं. अब देखो एक चीज हमको पता चल गया कि V बाई आई इज इक्वल टू R एंड V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ये जो अगर टर्म लिख दिया V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहीं से मुझे पता चल दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ. अब इससे फार्दर हम लोग जा रहे हैं एंड दिस कांस्टेंट लिख दो वेयर द कांस्टेंट is known as resistance of the conductor and is given by this and is given by this. अच्छा दे दिया, वहां से हम लोग को रेजिस्टिविटी मिल गया. अब रेजिस्टिविटी क्या है? ये मटेरियल का इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब हर एक
हर एक कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होता, सबका अलग अलग हो सकता है। एंड रिलैक्सेशन टाइम, मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड कर रहा है तो दो चीज के ऊपर, एक एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी कंडक्टर का हो या फिर किसी भी चीज का हो, बेसिकली हम लोग कंडक्टर लेके डील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ओम्स लॉ इज वैलिड जनरली फॉर कंडक्टर। बट कुछ कुछ कंडक्टर कभी क्या ओम और नॉन ओमिक बिहेवियर भी करते हैं, हम लोग देखेंगे, और वो बाद में देखेंगे। और एक है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब ये दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ये दो चीज चेंज होगा? हाँ, हो सकता है। किसके ऊपर चेंज होगा? टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, हालांकि टेम्परेचर के चेंज करने से एन में कोई भी चेंज इन ए कंडक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्टर। ठीक, अच्छा, तो पहले तो ये मिटा दे रहा हूं, ये चीज हो गया होगा। मैं अभी रेजिस्टिविटी लेके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, तो इस टर्म को मैं नहीं मिटा रहा हूं और थोड़ा फर्दर देखूंगा। हाँ, ठीक है, तो ये टर्म को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मैं बोला कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एन टाउ के ऊपर। ठीक है, एन टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, अब देखो रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं फॉर ए कंडक्टर, एन इज नॉट अफेक्टेड। क्यों नहीं अफेक्टेड? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना था हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। अब तुम बताओ, बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल सकता है क्या किसी केस में? हाँ, मिल सकता है। मतलब क्या होता है कि किसी किसी केस में, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है और मान लो ये वैलेंस शेल है, और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन ए कंडक्टर इन दिस वैलेंस शेल। मतलब तुम इसका अगर डायग्राम देखोगे, दो तरह का, ये जो वैलेंस शेल ही इन केस ऑफ ए कंडक्टर, वैलेंस शेल ही कंडक्शन शेल भी बोलते हैं हम लोग, या फिर कंडक्शन बैंड। ये कुछ ज्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिकॉज हम लोग इस चीज को बहुत डेप्थ में सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। मान लो ये दोनों बाइंडेड है एक एनर्जी से, बट इट इज फ्री टू मूव। अब मान लो कि इट इज नॉट फ्री टू मूव, और इस तरह बाइंडेड है कि इट इज नॉट फ्री टू मूव। मान लो इसको 2 जूल देना पड़ेगा बाहर से, तब ये फ्री होगा मूव करने के लिए। तो अगर वो 2 जूल अगर मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली हीट बढ़ेगा और हीट एनर्जी मिलेगा, और मान लो ये 2 जूल हीट एनर्जी सप्लाई हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, जो कि होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा अलग फेनोमेना है, मगर मैं अभी ऐसे ही समझाऊंगा, बिकॉज बाद में मैं थोड़ा और डिटेल में समझा सकता हूं, अभी नहीं। ठीक, स्टार्टिंग है अभी। तो अभी मान के चलो कि सेमीकंडक्टर में ये होता है कि फ्री नहीं होता है, थोड़ा सा एक एनर्जी जरूरत होता है, जो कि टेम्परेचर देने से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये नीचे वाला पोर्शन एन बढ़ा तो रेजिस्टिविटी घटा, और रेजिस्टिविटी घटा मतलब एन बढ़ने से ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी घटेगा, या तो फिर बोल सकता हूं कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर,
टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, माइंड इट, इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ ए कंडक्टर दे आर ऑलरेडी फ्री टू मूव। टेम्परेचर बढ़ाने से ये ऑलरेडी फ्री है, इसको और फ्री करने की जरूरत नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन मिलना था सब मिल गया। ठीक, वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है सब मिल गया, तो मुझे और जरूरत ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा इन केस ऑफ ए कंडक्टर। इज दैट क्लियर? अगर नहीं करेगा तो किस पे इफेक्ट करेगा? ये इफेक्ट तो करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ताऊ विल डिक्रीज। ये कैसे हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ताऊ? ताऊ इज द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एक कॉलिजन होने के बाद दूसरा कॉलिजन होने के बीच का टाइम। अगर ये टाइम घट रहा है मतलब बहुत ज्यादा कॉलिजन्स हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा कॉलिजन्स मतलब उसमें मोर रेस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोर रेस्ट्रिक्शन मींस मोर रेजिस्टिविटी, मोर रेजिस्टेंस, मतलब ज्यादा कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बहुत ज्यादा कॉलिजन हो रहा है, इधर 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 कॉलिजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अफेक्टेड। सो टेम्परेचर बढ़ने से ये कॉलिजन क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इट विल रिसीव एनर्जी, और उस एनर्जी से ये इधर उधर उधर इधर भागता रहेगा, और ज्यादा भागेगा तो ज्यादा कॉलिजन होगा, और ज्यादा कॉलिजन होगा मतलब बहुत कम टाइम में अगर कॉलिजन होगा तो ये ताऊ घटेगा, और ताऊ घटने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ताऊ घटेगा, और ताऊ घटने से रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। तो ये चीज तुमको ध्यान से रखना है। ये सॉरी बच्चों, वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बंद हो गया था। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा इन केस ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा, अब इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं, सेमीकंडक्टर के केस में इसका तो इफेक्ट होता है, बट ये जो रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट बहुत कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां कम होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कॉलिजन्स का भी बात ज्यादा नहीं आएगा। बट एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का तुम ग्राफ भी देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर का ग्राफ रेजिस्टिविटी के साथ, अगर इधर मैं रेजिस्टिविटी रखता हूं और इधर मैं टेम्परेचर रखता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घटेगा, ऐसा कुछ है ग्राफ। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रहा है, इज द ग्राफ। अगर मैं कंडक्टर का बात करूं तो रेजिस्टिविटी के साथ, जैसे कि रेजिस्टिविटी, मान लो कॉपर का बात करूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। देखो कुछ इस तरह का ग्राफ है। और अगर कुछ मटेरियल का अगर मैं बात करूं, जैसे कि एलॉय का अगर बात करूं, मतलब पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जो ले रहा हूं ये है निक्रोम, तो उसका अगर रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ निकालो तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है।
मगर अभी भी देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट बहुत लेस डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, ये सब ग्राफ तुमको याद रखना है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है काफी तुम्हारे लिए, और इसको याद रखना है तुमको। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है वो है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और ये नॉन ओमिक कंडक्टर से मुझे ये भी मिलता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नॉन ओमिक कंडक्टर से मुझे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी मिलता है। ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, वी आई ग्राफ जो होगा ऐसे बीच में से पास होगा। ठीक है, वी आई जो ग्राफ है वो ऐसे ओरिजिन से पास होगा, ऐसा लीनियर ग्राफ होगा। ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ठीक, नॉन ओमिक में क्या करेंगे हम लोग, नॉन ओमिक का बात करेंगे। ये ओमिक का कंडक्टर्स, ये ओमिक ज्यादा नहीं पढ़ना है मुझे एक्चुअली लिमिटेशन ही पढ़ना है। तो लिमिटेशन पढ़ना है तो नॉन ओमिक के बारे में ज्यादा जानना है। नॉन ओमिक में क्या हो रहा है कि ठीक है, पहले तो वी आई ग्राफ हुआ, बट कुछ देर बाद ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होते 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 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगा, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, जिसके वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो इट विल नो लॉन्गर बी ए लीनियर ग्राफ, इट विल बिकम नॉन लीनियर इन दिस केस। ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ही ग्राफ है। एक और भी है नॉन ओमिक कंडक्टर्स में, और है जिसको हम लोग वाटर वोल्ट मीटर बोलते हैं। वहां पे एक केस है बैक ईएमएफ का, जिसको तुम लोग अभी नहीं समझना। बैक ईएमएफ कुछ नहीं, बस ये जान के रखो कि इनिशियली यहाँ पे अगर ये वी ले रहा हूं, ये उसको एक वोल्टेज ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद वोल्टेज और करंट का रिलेशन आएगा। मतलब एक वी नॉट, एक पोटेंशियल को ओवरकम करना है, तब जाके करंट आएगा, बिकॉज दिस इज बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ को क्रॉस करना है, तब जाके करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, उससे पहले करंट बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरह हम लोग और भी देखते हैं पीएन जंक्शन बोल के, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। डायोड जो तुम लोग पढ़ोगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ये पीएन जंक्शन है। उसका भी ऐसा आएगा, मान लो ये V है और यहाँ पे करंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। मतलब ये सब जो है इसमें रिवर्स करंट का बात आता है। ठीक है, इसको कहते हैं इस साइड में फॉरवर्ड बायस, इसको कहते हैं रिवर्स बायस, अभी नहीं जानना है तुमको ये। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स है, दिस आर ऑल नॉन लीनियर ग्राफ्स एंड दिस आर ऑल नॉन ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ। ऐसे कंडक्टर्स काफी है, बिकॉज ओम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, यही चीज बता रहा है यहाँ पे, दैट इज द लिमिटेशन। और कहां कहां नहीं हो रहा है, ये पीएन जंक्शन डायोड, वाटर वोल्टमीटर, ऐसे कंडक्टर जहां पे करंट बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो वहां पे भी ओमिक कंडक्टर्स मतलब ओमिक कंडक्टर भी नॉन ओमिक बन जाता है, बोल सकते हैं। दिस आर द ऑल लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। एनीवेज, दैट इज यही चीज जो मुझे तुमको पढ़ाना था। और नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग सर्किट में चले जाएंगे। रेजिस्टेंस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, काफी रेजिस्टेंस कैसे रिलेट करता है, कि इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसका जो रिलेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा रिलेशन का। तुम लोग क्लास 11 में तुम लोग को एक चीज मिला था, L dash is equal to L1 plus alpha delta theta। मतलब लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, और ये थर्मल कोएफिशिएंट था। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, यहां पे जो अल्फा है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट याद रखो, डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस, पहले इनिशियली रेजिस्टेंस आर नॉट था, बाद में आर हो गया, जहां पे यहाँ पे ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट है उस कंडक्टर का, इससे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है इसके रिलेटेड, जैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस था, इससे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।